Hi, this class is especially for both class 10th and class 12th because I am going to extend my lecture for magnetic effect of current. Magnetic effect of current. This is the chapter, and this course, the starting point is with class 10th and its extension is with class 12th. So once you have the clear-cut concept of every basic thing, you can apply the same for any big thing. It means your foundation must be strong. Only then we can say that we can go for very large height, or long height, or long way. We can say we can go for long way. So सुनने में ये अटपटा लगेगा कि भाई ये क्लास जो है आपकी दोनों के लिए, 10th के लिए भी, 12th के लिए भी, लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग कि जो हमारी पहले की चीजें हैं, पहले की चीजें का मतलब जो LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 2, क्लास 4, क्लास 5, तो जो हमने पढ़ा है वही सारी चीजें हम आज भी पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी एक्सटेंशन होती जाती है वैसे वैसे थोड़ी सी एडवांसमेंट उसमें ऐड ऑन हो जाती है। हम अच्छे तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारे को बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैक्सिमम लोग फेल इसी वजह से हो जाते हैं, उनके पास बेसिक नहीं होता, उनको मालूम ही नहीं होता कहाँ से आया हुआ है, कैसे आया हुआ है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, एंड this was the incident when I was in M.Tech. My professor was there, and M.Tech में एक छोटा सा करिकुलम होता है कि आपने टॉपिक दे दी जाएगी और वो आपको प्रिपेयर करना होता है। आप प्रिपेयर करके आप बोर्ड पर आकर एक्सप्लेन करोगे, और देयर विल बी क्रॉस क्वेश्चनिंग, उसमें लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। एंड आवर रेफरी विल बी आवर बॉस, आवर प्रोफेसर, एंड ही विल बी विद यू, और वो वहाँ बैठ के देखते रहे कि हाउ यू आर सॉल्विंग और हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेरीज, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग द थिंग। तो वहाँ पे हम लोगों को एक टॉपिक ऐसा मिला जो हमारा 4th यूनिट था। तो हम लोगों ने वो पढ़ के, वो जो होती है बेसिक पढ़ के अपना आराम से आके हाँ ऐसे करके दे दिया। एक क्वेश्चन ऐसा आया था वहाँ पर, किसी ने रेज किया था, तो उसमें हमारे प्रोफेसर ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने फर्स्ट यूनिट किया है क्या? हमने कहा कि नहीं सर, फर्स्ट यूनिट जरूरत नहीं है, वो तो बीटेक का कोर्स था, बीटेक में छोड़ दिया, यहाँ से हम लोग लेके चल रहे हैं आगे। तो एक बात उन्होंने कही थी, एंड दैट वाज गोल्डन सेंटेंस। क्या कहा था उन्होंने कि अगर तुम्हें फर्स्ट यूनिट क्लियर नहीं है तो मैं ये मान नहीं सकता कि तुम 4th यूनिट में सब कुछ जानते हो। और वो बात बहुत दिनों तक घूमते रही दिमाग में कि आखिर उन्होंने कहा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मेरे को समझ में आता है सब कुछ, मैं तो कर रहा हूँ, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समझदारी आती गई, जैसे जैसे चीज़ों को डील करने लगे, समझने लगे, हमारे भी स्टूडेंट्स हमसे पूछने लगे, तब एहसास हुआ कि ही वॉज वेरी मच करेक्ट। क्योंकि जिस करिकुलम को डिजाइन किया जाता है वो ये डिजाइन किया जाता है कि दिस इज द ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन क्लियर है तभी आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये ऑरिजिन नहीं क्लियर है आपका, तो आपके पास एक सुपरफिशियल नॉलेज होगी, डेप्थ कभी तैयार नहीं होगा। डेप्थ के लिए आपको फाउंडेशन से काम करना पड़ेगा, नीचे से काम करना पड़ेगा, प्लेन से काम करना पड़ेगा, तभी आप टॉप पर जाएंगे। इसलिए मैंने इस लेक्चर को कंबाइन रखा है। ये 10th वाले भी इसको देखेंगे और ये 12th वाले भी देखेंगे, बिकॉज बुनियाद जो थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, दैट वाज डेवलप्ड और दैट वाज स्टार्टेड इन क्लास 10th, और एक्सटेंशन क्लास 12th, ठीक है। और इसकी और आगे एक्सटेंशन जो होगी आपकी इंजीनियरिंग में होगी, या आपके BSc में होगी, या आपकी रिसर्च फील्ड में होगी। अब इसका एक्सटेंशन मिलेगा।
तो जो 10th में पढ़ा उसको हमने रिलेट करा 12th में, 12th में जो पढ़ेंगे उसको हम अप्लाई करेंगे अपने इंजीनियरिंग अप्लाइड फील्ड में, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका बीएससी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, जहां भी मैग्नेट की बात आएगी, जहां चाहे मटेरियल साइंस हो, जहां भी मैग्नेट की बात आएगी हम इसको रिलेट करेंगे। और उस रिलेट करने के प्रोसेस में जिसके पास भी ये तीनों चीजें 10th 12th और ग्रेजुएशन के सिलेबस कवर अप होंगे वही आंसर कर पाएगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं करेगा। ये हमारा मोटिव था। और मैं आप लोगों से फिर से कहता हूं कि आप लोग भी चीज़ों को जो आपने बचपन में पढ़ा है, जो क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, जो जिन चीज़ों को आपने पढ़ लिया है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, उसको आप एक बार रिकॉल कीजिए, ब्रशअप कीजिए और उसको अपने लाइफ में फिर से लेकर आइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको पढ़ लिया और पढ़ के आप भूल गए। दैट वॉज द बिगिनिंग, दैट वॉज नॉट द एंड। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्लास पास कर गए हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। वो आपको इसलिए पढ़ाया गया है कि यहां से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है। तो इस चीज को आप प्रैक्टिस में लाइए, तभी आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे कोई भी आपकी स्टडी से रिलेटेड, हायर स्टडीज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग यू कैन डू। तो इस चीज को प्रैक्टिस में लाइए। अभी भी टाइम है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, लर्निंग फेज में है और जिंदगी भर लर्निंग फेज में रहना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जितना आप सीखिएगा उतना ही आपके अंदर डेप्थ डेवलप हो जाएगा और उतना ही आप मजबूत होते रहेंगे। आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए, हमेशा, हर दिन, है ना। तो ये हमारा कंबाइंड, यही सोच के साथ मैंने इसको रखा है कि ये लेक्चर मैं कंबाइंड रखूंगा ताकि 10th वाले भी देखेंगे और उनके दिमाग में एक माइंडसेट तैयार होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12th में एक चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, ओके, फाइन रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स की जो शुरुआत हुई है वो क्लास 10 से हुई है। क्लास 10th में आपको रे ऑप्टिक्स डिटेल पढ़ना है, बहुत अच्छा खासा पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। इसी का एक्सटेंशन वहां पर है। अगर आपका यहाँ क्लियर नहीं है तो वहां नहीं क्लियर हो सकता। क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे तो वो डेप्थ नहीं आ पाएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। पढ़िएगा 2 महीने बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर अभी से याद रहेगा, आपको अभी से समझ के पढ़िएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो ये हमारा एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जितने भी पढ़ने वाले हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, जिनको भी लाइफ में कुछ करना है, जिनको भी आगे जाना है, कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते चलो। आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, हमेशा ही आपको समझदारी आएगी आपके अंदर, हमेशा ही एक आपके अंदर एक सोबरनेस डेवलप होगी और आप सोबर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और आपके अंदर डेप्थ होगा, ग्रेविटी होगी आपके अंदर कि हाँ, इस बंदे को नॉलेज है, जानता है, चीज़ों को समझता है। जो सिलेबस बनाने वाले थे वो आंख बंद करके सिलेबस नहीं बनाया था, उन्होंने आंख खोल के सिलेबस बनाया था और बहुत अच्छा सिलेबस बनाया था। हिंदुस्तान के सारे बच्चे पढ़ लिख के जो भी फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, जिनको हम अपने से डेवलप मानते हैं, क्यों वहाँ अच्छा करते हैं? अगर उनके अंदर क्वालिटी नहीं होती तो वहाँ रह पाते? वो 4 दिन के बाद निकाल दिए जाते, है ना। तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है उनके अंदर, तभी तो वो हाथ टिके हुए हैं, तभी तो वहाँ कुछ कर पाते हैं। तो इस विश्वास और इस फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने सोलेनॉइड की बात की थी, हमने स्ट्रेट कंडक्टर की बात की था, हमने सर्कुलर वायर की बात की थी। ये हमने आपको 10th में वहां तक छोड़ दिया था। अब हम वहां से कैसा होता है मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल हमने डिस्कस किया था, राइट हैंड थंब रूल हमने बता दिया था आपको। अब हम यहां से जो आगे चलते हैं वो हम बात करते हैं, और हम किसकी बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। ये दोनों हम यहाँ क्लियर करेंगे। एक बार थोड़ा सा और मैं रिकॉल करा देता हूं मैं आपको कि कैसे हमारी मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल हम कैसे इस्तेमाल करते थे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ये कोई कोर रखा हुआ है ना, आयरन पार्ट रखा हुआ है, यहाँ पर आपने ऐसे ये लिया,
ठीक है, ये आ गया, दिस इज करंट, ये करंट ऊपर गया और करंट वापस आ गया, ठीक है। सो वन थिंग इज क्लियर कि ये करंट जो जा रहा है वो हमारे पीछे की तरफ से यहां से जा रहा है, यानी कि अगर आपका कोर है तो ये वायर अगर है तो ये वायर पीछे साइड से आपका करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, फाइन। इसको अगर हम समझें तो यहां से अगर करंट पीछे की तरफ जाएगा तो यहां से वापस आएगा, ये वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, ठीक है, और ये यहां से बाहर आ जाएगा। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, ये राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि इफ कर्ल ऑफ फिंगर्स आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इफ कर्ल ऑफ फिंगर्स आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर ये करंट को इंडिकेट कर रहा है, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे करंट को इंडिकेट कर रहा है, मान लें कंडक्टर ये ऐसे, ठीक है, तो ये थंब जो होगा वो आपको फ्लक्स, तो अगर फ्लक्स ये है तो करंट ये है, अगर फ्लक्स ये है तो करंट ये है, दोनों दोनों होंगे, फ्लक्स ये है तो करंट ये है, करंट ये है तो फ्लक्स ये है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ऐसे ही हुआ, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे ही ऐसे। यहां पर मैंने आप लोगों को नोटेशन ये बताया था कि ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां इसका इशारा ऐसे कर दिए, ये डायरेक्शन होगी, इसी डायरेक्शन को हम क्लास 12 में फ्लो करेंगे, और इसके बाद क्लास 12 के ऑनवर्ड्स इंजीनियरिंग में चाहे हर क्लासेस में आप ऐसे ही अब इसको आप फॉलो कीजिएगा, फाइन। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया करंट ऐसे, ये आपका फ्लक्स जा रहा है, राइट। सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ये हमारा बेसिस था, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर ये आपका अगर ये आपका कोर है और यहां पर अगर आपने वाइंडिंग इस पर पूरा कर रखा, ऐसे आप देख रहे हैं, तो ये वाले फेस में जो डायरेक्शन में करंट होगी, वो जो यहाँ पोल फॉर्म होगा उसका अपोजिट पोल यहाँ पर फॉर्म होगा, जो यहाँ पोल फॉर्म होगा उसका अपोजिट यहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये भी देख लीजिए, उसको हम फेस लॉ कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका ऐसा है, ठीक है, और इसका दूसरा सिरा आपका ऐसा है, इसमें आपकी क्लॉकवाइज करंट ऐसा फ्लो कर रही है, ऐसे ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। तो इस पे जो पोल फॉर्म होगा, है ना, इसका जो पोल फॉर्म होगा दैट विल बी ये साउथ पोल, क्लॉकवाइज में साउथ पोल। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे, यानी कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। इसको फेस रूल कहते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कि ऐसे है, इस पर वाइंडिंग रैप हुई, आप यहाँ सामने से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं सामने से, तो आपको करंट ऐसे या तो ऐसे दिखेगा या तो ऐसे दिखेगा। तो जो आपको अगर ऐसे दिखेगा तो यहाँ इसका उल्टा आपको दिखेगा। तो यहाँ अगर ऐसे क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये साउथ पोल बन गया, तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल बन गया, तो यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। आइए अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। फर्स्ट इसके बारे में हम पूरा पहले क्लियर कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज आवर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ऐसे यूं होता है ऐसे, यानी कि लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे रखा जाए, ठीक है, ये ऐसे रखा जाए, तो यहाँ पर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये करंट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पर जो फोर्स डेवलप होगा वो ये बताएगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मोटर के लिए काम करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए काम करता है।
फाइन, आइए जरा हम इसको समझते हैं और देखते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ऐसा है, यूं ऐसे लेते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूं। तो ये हमारा ऐसे चला जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई जेड एक्सेस ऐसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बी एफ एंड आई, ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जिसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कहा जाता है। ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर देगा और बहुत ही मजा आएगा। इसको 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 अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा इसको। नाउ सबसे पहले चीज कि क्या इसकी यूज है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर द मोटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोटर, पहला, दूसरा व्हाट इज मोटर, है ना। तो मोटर, प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed inside the magnetic field then it experiences a force and that is equal to F is equal to BIL sin theta। अब देखिए 10th क्लास में आपसे ये कहा जाएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बताया नहीं जाएगा कहां से आएगा ये, लेकिन फॉर्मूला क्लास 12th में आप पहले इसको डिराइव करोगे, पहले ड्राइव करोगे और उसके बारे में सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले का निचोड़ पढ़ाया जाएगा, उसकी समरी पढ़ाई जाएगी। तो क्यों ना हम यहीं पे सीख लें कि हाँ ये मेरे को आज ही से दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ मेरे को क्लास 12th में पढ़ना है, इसकी डेरिवेशन वहाँ पढ़ना है, जैसे सेम आप रे ऑप्टिक्स में करते हैं। डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर मिरर फार्मूले का, लेंस फार्मूले का, लेकिन आपको फार्मूला पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है यहाँ पे। तो डायरेक्ट आपने फार्मूला ले लिया, उसको सॉल्व कर दिया, उसको अप्लाई कर लिया आपने लेंस और मिरर पर, ठीक है। तो हम क्यों ना यहाँ से ही लेकर चले, एक लाइन अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो छोटे थोड़ी हो जाओगे, है ना। सो F is equal to BIL sin theta। So when a current carrying conductor is placed inside the magnetic field and that magnetic field is B, then it experiences a force F। F is equal to BIL sin theta। Now अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, the torque is produced when this force is multiplied by perpendicular distance, ठीक है। ये टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका है, ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ लिया आपने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू R इंटू एफ, न्यूटन मीटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, मैं सीलिंग फैन, फाइन, मैं आपको एक्सेट्रा मोटर्स, ठीक है। कहने का मतलब जो भी चीज रोटेटरी मोशन में रहेगी, यानी कि 360 डिग्री पर मूव करेगी, उसमें आपको ये मिलेगा आगे। अब बताइए, फ्लेमिंग साहब ने कहा कि तुम इस डायरेक्शन, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, ये तो आपको फोर्स मिलेगा, मैथमेटिकल आपको मिल गया कि हमारे को मिलना है। अब बात आती है कि फोर्स ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, दाएं रहेगा, बाएं रहेगा, ये कौन बताएगा, है ना, हु विल आंसर इट।
तो उसके लिए F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा हम फ्लेमिंग्स की मदद लेंगे, और फ्लेमिंग ने हमको ये बताया कि तुम इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिंगर्स को इस्तेमाल करके तुम फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हो। अब आप देखिए कैसे हम पता करेंगे। ये टॉर्क का बेसिकली यहाँ पे तो हमने R इंटू एफ ले लिया, लेकिन टॉर्क को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। टॉर्क R, ये दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने R इंटू एफ कर दिया। सो ये हमारा BIL R साइन थीटा, ये दोनों होता है, दोनों मैग्नीट्यूड डीसी में तो ही काम आता है, ये नहीं काम आता। ठीक है, तो खैर ये बात की चीज़ है, बट टॉर्क का हमारा फॉर्मूला ये है। सो आगे की बात करें। आगे की बात हम ये करते हैं कि हमने तीनों को परपेंडिकुलर रखा, तो ये थंब क्या इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट्स, ऐसे लिखेंगे, व्हेन थंब फर्स्ट फिंगर and middle fingers are kept of left hand are kept perpendicular to each other, then thumb, first finger, middle finger of left hand are kept mutually perpendicular to each other, then thumb, then first finger, it indicates the direction of magnetic field, यानी कि बी की बात बताई गई है। मिडिल फिंगर, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट flowing through conductor, and thumb क्या इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by the conductor. It indicates the direction of force experienced by the conductor. यानी कि हमारे कंडक्टर पे कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमको यहां से पता चलेगा। फाइन, ठीक है। अब आइए, ये हमारे को मिल गया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और उस एग्जाम्पल के बेसिस पर आप ये डिसाइड कीजिएगा कि हाँ ये क्या होता है, ठीक है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। एक बात याद रखिएगा, रिमेंबर, current always flows in opposite direction of the flow of electron.
ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी आएंगे, अभी हम लेके चलते हैं आपको इसके बाद। आइए अब हम बात करते हैं और अपने फोर्स की ज़रा हम फोर्स देखें कि हम कैसे कैसे हमारा फोर्स एग्जाम्पल्स हम देखें कि कैसे हमको यूज़ करना है। देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड मिला, ये नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक कंडक्टर को रख दिया और उस कंडक्टर में ये इनवर्ड है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको यूनिवर्सल बता दिया है कि दिस इज इनवर्ड करंट, इनवर्ड करंट, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, इनवर्ड डायरेक्शन ये आपको बताएगा, यानी कि इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, ये कहाँ बताएगा, इनटू द पेपर। और ये जो बताता है हमारा आउटवर्ड ऑफ द पेपर, आउटवर्ड डायरेक्शन और आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, ये हमारा ये होता है। इसको कुछ लोग कहते हैं कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और इसको कहते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये भी कहा था। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कहा जाएगा कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ये कहा जाएगा कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अंदर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। और ये वाला जो डॉट है ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो इसको ये भी रखा जाता है ना। इसको दिखा जाएगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये। और करंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसका फोर्स क्या लगेगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की डायरेक्शन ये बताता है, ये चला गया इधर, और ये फोर्स किधर को लगा, तो फोर्स हमारा नीचे की तरफ लगा, तो हम बोल देंगे कि हमारा फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फाइन। अगर यहीं पर हमसे ये कहा जाए कि ओके, इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा, आप इसी मैग्नेटिक फील्ड में आप यहां पर हमने एक डॉट बना दिया है ना, ये डॉट बना दिया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये करंट की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है कि ऐसे रखा हुआ कंडक्टर अपना, अब करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए, मैं फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है, अब हमारा फोर्स अब ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये हमारा प्रीवियस कंडीशन था, अब हमारा इस कंडीशन में फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। तो आपका फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लग गया, दिस इज फोर्स अपवर्ड। फाइन, ठीक है, ओके। नाउ एक और एग्जांपल लीजिए। अगर मान लिया जाए कि ये आपका नॉर्थ पोल बन गया, आपने नॉर्थ पोल बना लिया, और ये आपका साउथ पोल है, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, और यहां पर एक हमने फ्री रोटेटिंग मूव करने के लिए एक कॉइल रख दिया, और यहां पर हमने क्रॉस दे दिया, और यहां पर हमने डॉट दे दिया। क्या होगा, अब क्या होगा, यानी कि दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड और ये आपके करंट कैरिंग कंडक्टर है, इन दोनों में करंट फ्लो कर रहा है ना। क्रॉस और डॉट इंडिकेट कर रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा करंट अंदर की तरफ। तो इस वाले कंडक्टर पे जो फोर्स हमारा रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, और इस वाले फोर्स पर हमारा कंडक्टर पर जो फोर्स रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा। दिस इज द फोर्स। फाइन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और चेंज कर देते हैं। हमारा फोर्थ एग्जांपल ये कहता है, हमने क्या किया, ये हमने साउथ पोल कर दिया और ये हमने नॉर्थ पोल कर दिया। हमारी मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब क्या होगा, और ये आपने कंडक्टर रख दिया, अब क्या होगा बोलिए। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग नॉर्थ टू साउथ, तो अब मार्कर नॉर्थ टू साउथ ये हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया, ठीक है, और करंट हमारा अंदर की तरफ गया। फोर्स कहाँ लगेगा,
ऊपर की तरफ, ये F। अब क्या होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, करंट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये भी कहा जाता है कि अगर मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी बदल दो तो मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब आपका मोटर कैसे घूमेगा, अब ऐसे घूमेगा, यूं ऐसे घूम जाएगा। अब ये कॉइल इस तरह से घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, और यहां पर हमने क्या किया कि अब इस बार यहां पर हमने डॉट रख दिया और यहां पर हमने क्रॉस कर दिया। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। यहां क्या होगा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये करंट की है और नीचे की तरफ आ रहा है फोर्स, तो फोर्स यहां से लगेगा। फाइन, क्लियर, ओके। अब हमने क्या किया, ये हमने एक पोल रखा, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और एक वायर लेकर से चले गए आई। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस पर फोर्स कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है ना, और ये फिंगर बता रहा है कि आपका करंट ऐसे जा रहा है, तो ये अंगूठा क्या बता रहा है, अंदर की तरफ। तो क्या बोलेंगे, फोर्स की डायरेक्शन जो होगी हमारी वो अंदर की तरफ फोर्स। तो क्या होगा, फोर्स इज इनवर्ड टू पेपर, इनवर्ड टू पेपर, इसको डाउनवर्ड भी कहा जाता है। तो फोर्स इज इनवर्ड टू पेपर, ठीक है, इनटू द पेपर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये तुम्हारा। अब इसी प्रॉब्लम, तो ये हमारा डायरेक्शन क्या था, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन था, अंदर अंदर की तरफ। आइए थोड़ा सा इसको और देखें। अब इसी करंट को हमने ऐसे चेंज कर दिया, अब करंट आपका ये आ गया। अब क्या करोगे, अब कैसे फोर्स लगेगा, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, करंट हमारा इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, करंट हमारा बाहर जा रहा है, अंगूठा क्या बताएगा, आउटवर्ड। फोर्स ऑन कंडक्टर इज आउट ऑफ द पेपर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर इज आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स वही होगा BIL न्यूटन, बी मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, और ये L ऑफ द कंडक्टर, यानी कि यहां से यहां तक कि कितनी लेंथ है यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो BIL कंडक्टर, ठीक है। साइन थीटा हमने लिया था, थीटा 90 डिग्री होगी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच की डायरेक्शन जो होगी 90 डिग्री होगी। एक यहां पर और बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और करंट की, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, अब बताओ कि इस कंडक्टर, इस L लेंथ पर, यानी कि AB की जो कंडक्टर रखा है, फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन AB क्या होगा। आइए, दिस इज साउथ डायरेक्शन, इसका भी देख लीजिए। देखिए यहां पर नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमने जो पढ़ा है वो इसके लिए पढ़ा है, ये करंट बताता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं बताता, ये माइंड इट, इसीलिए मैंने पूछा है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं बताता, ये करंट का फ्लो बताता है। तो अगर यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस है करंट की डायरेक्शन जो जाएगी वो इधर जाएगी, इधर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में आपका करंट फ्लो करता है। तो अब आपका क्या होगा,
ऐसे करंट इधर जा रहा है, फोर्स कहाँ लगेगा? सो फोर्स ऑन ए बी विल बी इन, बोलिए, force on AB will be in out of the paper direction, और towards the absorber कह देंगे, है ना, या upward कह देंगे, upward direction. फाइन. तो इस तरीके से आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है. ठीक है, क्लास 10th में भी ऐसे यूज होगा और क्लास 12th में भी ऐसे यूज होगा. फाइन. चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पर.